नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करें कुछ बड़ी खबरों के साथ। यहां आगरा के खेड़ी अणु गांव का राशन कोटेदार राशन कार्ड धारकों के साथ खुली तौर पर गुंडाई करता नजर आया। दरअसल कोटेदार से राशन मांगने पर उसको जाति सूचक शब्द बोले गए और गालियां भी दी गई। तो वहीं दलित को गाली देने का एक ऑडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें कोटेदार से दलित राशन के बारे में मालूम कर रहा था, लेकिन कोटेदार उसे साफ तौर से गालियां देता नजर आ रहा है। साथ ही आपको बता दें कि ऑडियो के आधार पर अब पुलिस ने भी कोटेदार पर कार्रवाई शुरू कर दी है। आप भी सुनिए कि क्या कुछ बातचीत हुई। फोन लगा दूं तुम्हारा, क्या बात है? मुझे लगे तो मैं तो इधर तो लगा दूं लगभग। हाँ तुम्हारे तो लगभग, मैं तो लगी नहीं रहा, मैं सकने लगे रहे हैं। सुनो, मैं तो तुम्हारा लगा दूं ना। सुनो अब जहाँ में देखो, मैं तो जी फोन सवेरे थे 8 बजे थे मूवी पे। कंचन कह रहा हूँ, अंगूठा कह रहा हूँ, आ रहा हूँ तो आ रहा भैया। ऐसे अगले महीना में कह रहा हूँ आ रहा हूँ। अब मैं बताऊँ, सिस्टम चेंज नहीं हुआ, योगी जी ने करता है। अच्छा, सिस्टम चेंज नहीं हुआ। अब खुद कंचन हो तो हाँ जीतू गो हम धोखे तो वो लड़का ले गो तो हाँ, घर घर राशन करवाओ करे योगी जी के नियम करते। अब आराम घर बैठा तो क्या टेंशन, अंगूठा लगे क्या होगा। हम तो जो कह रहा हूँ, क्या कहते हैं, क्या वाला आ रहा हूँ, आधे घंटा में आ रहा हूँ, आधे घंटा में बैठे वो कह रहे कंचन। हाँ कल तो पत्नी की बात तो मैं क्या बदली। हाँ ठाकुर पत्नी की बात करो, अपने क्या कौन की में यही ने तो मैंने कहा बदतमीजी करी है। बोलो कौन से बदतमीजी कर रहा हूँ? कंचना पे मैं तुम्हारे खुद कही है। सुनो, कंचन फोन करोगा? तू आवे कल बात करनी कल कहाँ पे? हेलो, सुन लो है? सुन लो, बोलो कहाँ पे? तो मेरी से बात करो सीख ले। अरे चाचा सुनो, मैंने कोई बदतमीजी नहीं की। तुम्हें कह रहे कंजना तुम्हें आप खुद कह रहे थे। मैंने खुद करा कि मैं कंजना तू कह रो कंजना तू तो कह मैंने कंजन कही। कंजन ने फोन करो, कंजन ने। देखिए, जैसा कि आप द्वारा बताया जा रहा है कि ऑडियो वायरल होने की सूचना है, खैर मेरे संज्ञान में भी ये बात नहीं है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति को जात सूचक शब्द कहा गया है और वो व्यक्ति संबंधित थाने पे आके तहरीर दे, या तो जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो उनकी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जैसा कि आप क्या बोला, ये राशन डीलर जीतू उसका नाम है, वो देता नहीं है। क्या बोलता है? किसी को देता ही नहीं है, वो परेशान करता है। जाते हैं तो बूटा नहीं लगवाता है। पहले मैंने कई बार शिकायत की है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती है। तहसील में 20-35-40 लोग लेके गया, उसमें कुछ हुआ नहीं अभी तक। नायब तहसीलदार को मैंने 15 तहरीक दे के आया था मैं, और एक ITI डाली, उसका अभी तक रिकॉर्ड नहीं दिया इंस्पेक्टर ने। इंस्पेक्टर तो बात ही नहीं करता है। तो आपने देखा और सुना कि किस तरीके से फोन पर बातचीत हुई और ऐसे में जाति सूचक शब्दों का और अभद्र टिप्पणियों का यहां पर इस्तेमाल किया गया। हालांकि पुलिस की तरफ से कहा गया है कि मामला संज्ञान में नहीं था और अब इस ऑडियो के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही एक पीड़ित भी यहां पर कहता सुनाई दिया गया है कि ये कोटेदार पहली बार ऐसा करते नहीं दिखा है, बल्कि इससे पहले भी राशन देने में उसने समस्या खड़ी की है और वो लोगों को राशन नहीं दिया करता था। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई जारी है। देखना यह होगा कि आखिर कोटेदार पर अब क्या कुछ कार्रवाई सामने आएगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। यहां योगी सरकार के 1 महीने बीत जाने के बाद आर्य न्यूज की टीम ने फतेहपुर की जनता के बीच जाकर लोगों से बातचीत की है। बातचीत के दौरान कुछ लोगों ने 1 माह के कार्यकाल को अच्छा बताते हुए आगे भी अच्छा होने की बात कही, पर किसी ने केवल जुमलेबाजी की बात कहते हुए आक्रोश व्यक्त किया है। आइए आपको भी दिखाते हैं लोगों का क्या कुछ कहना है। बिनकी नगर में आए हुए हैं, जहां पर योगी सरकार यानी जिसका कार्यकाल चालू हो गया है और 1 महीने से ऊपर हो गया है। 1 महीने ऊपर होने के बाद हम लोगों से यहाँ जानेंगे कि आखिरकार योगी सरकार के 1 महीने पूरे होने के बाद शासन प्रशासन की क्या व्यवस्था है, महंगाई की क्या व्यवस्था है, इसी संदर्भ में हम लोगों से बात करेंगे। आइए चलते हैं, हमारे साथ एक सेकंड जुड़ चुके हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मैं प्रदीप गौतम। प्रदीप गौतम जी, ये बताएं कि योगी सरकार की 1 महीने से ऊपर हो गया, यानी कि दूसरा कार्यकाल आया हुआ है, तो इस पे महंगाई जैसे मुद्दे पे कोई अभी लगाम नहीं लग पा रही है, उसके बारे में क्या कहें? देखिए, ये महंगाई जो है बहुत बड़ा मुद्दा है। 1 महीने के शासनकाल की बात करें तो महंगाई चरम सीमा पे है। डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, राशन के दाम बढ़ा दिए, हर तरह के जो चीज़ें भी, जो भी रोज़मर्रा की चीज़ें भी हैं
आज देखिए मार्केट जाइए तो 10 रुपए का एक नींबू भी नहीं मिलता है। तो महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा, जैसे 200 रुपये जो इकट्ठा जो है सिलेंडर पे बढ़ा दिए। कमर्शियल तो बताइए व्यापारी लोग क्या करेंगे। कोई भी ऐसा ये एक जिसको माना जाए कि ये जो सत्ता पर काबिज हैं पूर्णतः विफल हैं, नवयुवक बेरोजगार है, हर तरह से जो है महंगाई चरम सीमा पे पहुंच रही है, कोई अंकुश नहीं लगा पा रहा है। और ना ही ये जो इनके और भी मुद्दे हैं, जैसे कि शासन की बात करें तो पूरी तरह से विफल है। आपके इलाहाबाद में बताइए 5-5 मर्डर हो रहे हैं, एक परिवार के जो लोग जो है 2-3 घटनाएं जो है आपके प्रयागराज में हो चुकी हैं, और गाजर मूरी के तरीके जो है लोग काटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। और लोग कहते हैं कि राम राज्य है, तो हम तो अपेक्षा नहीं करते हैं, नहीं चाहते हैं कि ऐसा कोई राम राज्य आए जिस पे कि किसी की कदर ना हो। यहाँ गाजर मूली के तरीके जो लोग काटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, तो ऐसा सुशासन तो हमने कुशासन नहीं देखा। ये सुशासन है, कुशासन है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं भाई, हम तो इस सरकार से त्रस्त हैं पूरी तरह से। रोजगार पे देख लीजिए, 12 घंटे ड्यूटी करने पर भी यहाँ 300 रुपए के लिए लोग मोहताज हैं। कैसे बताइए कैसे चलेगा ये काम? प्रदीप जी, संदर्भ में हम हमारे साथ दूसरे भाई साहब जुड़ चुके हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, उनसे परिचय जानेंगे। आपका भाई साहब नाम क्या है? साकिब रजा अजहरी। अजहरी जी, ये बताएं कि ये योगी सरकार का 1 महीना 5 या 6 दिन गुजर गए थे, इसके बाद जो सरकार बनने के पहले कहा जाता था कि 24 घंटे लाइट मिलेगी, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे कहना क्या चाहेंगे आप? कहना ये चाहेंगे कि सरकार जो भी मुद्दे का वादा किया था वो मुद्दे पूरे नहीं कर पाई। दूसरी बात, सरकार गरीब के हाथों से रोटी छीनकर उन्हें भूखा मरने पर मजबूर कर दिया गया। हकीकत तो ये है, किसान जो दिन में मेहनत करता है बेचारा, आज उसके इतनी हालात ख़राब हो गए कि किसी ने कहा था कि शहरों में बढ़ गई कीमत धान की, लेकिन बेटी विदा ना हो सकी किसान की। मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। वो गरीबों का दर्द क्या जाने। सरकार ने सिर्फ 5 किलो अनाज देकर लोगों को भिखारी बनाया है, इसके अलावा और कुछ काम नहीं किया। एसी में रहने वाले नेता गरीबों का वकार क्या जाने। जिन्हें गरीबी पर बोलना नहीं, वो गरीबों का दर्द क्या जाने। और सरकार जितने भी युवा हैं उनके हाथों से रोटी छीनकर उन्हें भूखा मरने पर मजबूर कर दिया गया। आज सरकार शिक्षा पे बात नहीं करती, सरकार रोज़गार पे बात नहीं करती, सरकार तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो गैस है, पेट्रोल है, इन पे मुद्दे पे बात नहीं करती, सिर्फ धर्म के बात करती है। अजहरी साहब, एक चीज़ और आती है कि जैसे कि सरकार का भी स्टेटमेंट था कि पेट्रोलियम पदार्थों में बढ़ी हुई कीमतों को लेकर के हमारा कोई उस पर इन्वॉल्वेशन नहीं है, या कह दें ये कहा जा सकता है कि हमारा तेल कंपनियों के ऊपर कोई भरोसा नहीं है, उस पर क्या कहना चाहिए? कहना ये चाहेंगे कि सरकार जब इलेक्शन आता है तभी कुछ कम रहते हैं तेल के दाम, और जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होता है वैसे ही तेल के दाम बढ़ने लगते हैं, ठीक ना। तो बात यह है कि सरकार अपनी असफलता छुपाने के लिए जो तमाम रोज़गार, और जैसे तेल बढ़ रहा है और गैस की कीमत बढ़ रही है, रोज़गार, तमाम ऐसे मुद्दे हैं, इनको सरकार अपनी छुपाने के लिए समझे धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश करती है। संगीता जी, ये बताएं कि जैसे कि पेट्रोलियम पदार्थों में इस समय एक आग लगी है, आग लगने के पीछे हम नहीं कह रहे, ये जनता कह रही है, तो उस पर सरकार नियंत्रण क्यों नहीं कर पा रही है, क्या कारण है? इस समस्या का तो देखिए सरकार ही हल निकाल सकती है, क्योंकि हम लोग आम जनता है, आम जनता की तरह हम लोग भी जिस तरह से वो यहाँ पे लागू कर देती है, हम लोग उसका उपभोग करते हैं, और सरकार ही इसका नियंत्रण कर सकती है, सरकार ही इसमें गड़बड़ी कर सकती है। ठीक है, कहाँ की रहने वाली? बिनकी। संगीता जी, ये बताएं कि योगी सरकार जो 2 आ गई है, इस पे कुछ महंगाई के मुद्दे को लेकर के जो जनता में जो भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? तो हमारा तो यही मानना है कि सब विपक्षियों का अफवाह फैलाया हुआ है। महंगाई तो हरदम बढ़ी है, आज भी बढ़ रही है, समय के साथ बढ़ती और घटती रहती है। उन विपक्षियों पे जो विपक्षी हैं
वो कौन लोग हैं? अब जिसकी मानसिकता निगेटिविटी नहीं मैच कर रही है या तालमेल नहीं बैठता है, वही एक दूसरे के विपक्षी बन जाते हैं। जैसे जनता कह रही है कि गड्ढे पर रोड है या रोड पे गड्ढे, ऐसे भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है, जबकि सरकार का कहना यह है कि हम गड्ढा मुक्त सड़कें बना रहे हैं। तो कब तक बनेंगी? पिछली सरकार में भी तो ऐसा नहीं हुआ, गड्ढे बराबर ऑलरेडी सड़क पे दिखाई पड़ रहा है। नहीं, हमारा मानना तो ये है कि सरकार ने योजनाएं निकाली है, लेकिन वो कहाँ से नहीं बन पाई हैं, किस कारण से नहीं बन पाई हैं, नीचे तक नहीं उतर पाई हैं, जनता को नहीं खुश कर पाए हैं, ये कहीं ना कहीं तो फॉल्ट रही है। संगीता जी, एक सवाल और करना चाहेंगे हम आपसे कि जैसे कि सब्जियों की अगर बात की जाए तो सब्जियों के जो वो हैं दाम हैं वो आसमान छू रहे हैं, ग्रामीण जनता परेशान है, उस पर क्या कहना चाहेंगी? मैं तो यही मानती हूँ कि देखिए, फल सब्जियाँ जो भी हैं, प्रकृति को देखते हुए इसका उत्पादन भी होता है, इसका विक्रय भी होता है। कम उत्पादन हुआ तो प्रकृति की वजह से वो बढ़ भी जाता है, महंगाई भी बढ़ती है, और ज़्यादा उत्पादन हुआ तो उसका भाव घट भी जाता है। तो मैं सब्जियों को लेकर तो उसमें कोई मुद्दा नहीं है। हमारे साथ अभी बिनकी नगर की संगीता तिवारी जुड़ी हुई थी, उनसे मैंने कई सवालों पे मुद्दों पे बात किया। कहीं पर तो उन्होंने अच्छे जवाब दिए, पर कहीं पर उन्होंने एक असमर्थता जताई कि आखिरकार ये सरकार की नीतियाँ हैं, सरकार कैसे इसको हैंडल करती है, ये उनका विषय है, सरकार का विषय है। अब हमारे साथ एक दूसरी महिला जुड़ चुकी हैं, हम उनसे जानेंगे उनका क्या कहना है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रचना हुसैन है। रचना जी, कहाँ की रहने वाली है? मैं बिनकी की रहने वाली हूँ। ये बताएं कि योगी सरकार 2 आ गई है, चल रही है और 1 महीने से ऊपर हो गया है, पर 1 महीने पूरे होने के बाद अभी भी जनता में एक महंगाई का जो मुद्दा छाया हुआ है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, महंगाई का मुद्दा तो हमेशा से हर सरकार में रहा है। जो सरकार आती है और उसमें महंगाई का मुद्दा सबसे सर्वोपरि रहता है। और हम ये भूल जाते हैं कि सबसे पहले क्या होता है कि आप रुपए का रेट, अगर महंगाई बढ़ती जाती है तो आपकी तनख्वाह भी बढ़ती है, ठीक है। और जब तनख्वाह बढ़ती है तो आपके खर्चे भी बढ़ते चले जाते हैं, तो आपकी जो है महंगाई इस तरीके से बढ़ रही है। पहले खर्चे कम थे, लोगों का एक संतुलित जीवन था, लेकिन अब संतुलित जीवन से आप ऊपर जा रहे हो। आपको सारी सुविधाएं चाहिए, आपको फ्रिज भी चाहिए, एसी भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो आपको और वो सारे मुद्दे आ जाते हैं। ये मुद्दा है कि महंगाई हर क्षेत्र में बढ़ती है, अपने अनुसार बढ़ती चली जाती है। जैसे कि रस्ता जी, अभी पिछली सरकार में यह था कि, या अभी इसके बाद में एक ऐसा स्टेटमेंट आया सरकार द्वारा कि तेल कंपनियों जो पेट्रोलियम पदार्थों में जो बढ़ोतरी हुई है, उस पर सरकार का एक बयान आया कि हमारा तेल कंपनियों पर नियंत्रण नहीं है। तो ऐसा सवाल या ऐसे सवाल का उत्तर देना क्या लाजमी था? देखिए, बात ऐसी है कि ये तेल पर हमारा नियंत्रण नहीं है। ये मुद्दा इस वजह से हुआ क्योंकि हम तेल आयातित करते हैं। हम यहाँ के प्रोडक्शन यहाँ पे कम है, हम बाहर से मंगाते हैं। और बाहर की स्थिति आप देख ही रहे हैं, यूक्रेन का जो देख रहे हैं युद्ध चल रहा है, जहाँ पे हमको मेन वहाँ से मुद्दा आता था तेल, अब वहाँ से कम आ रहा है, तो हमारा नियंत्रण तो कम होना ही होना है। और सरकार जो चाहती थी कि हम इसमें नियंत्रण करना चाहते हैं, तो वहाँ पे हमको देखना भी पड़ेगा कि जितने भी अंतर्राष्ट्रीय प्राइस बढ़ रहे हैं तो हमारा भी बढ़ना। अगला सवाल ये होगा कि जैसे आपने शिक्षा की बातों को कहा, बहुत सारी बातें कही, और ये जो प्रयागराज में जैसे कहते हैं कि हम अच्छा शासन दे रहे हैं, प्रशासन व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है, उसको लेकर इस समय क्या गुजर रही है? प्रयागराज में 1 हफ्ते के अंदर जो है कई मर्डर हो गए और अभी तक उसका कोई खुलासा नहीं हो पाया, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? कहना ये चाहेंगे कि सरकार बहुत असफलता की ये है सरकार की, इसमें ठीक से दलित और मुस्लिमों को बड़ा अत्याचार, शोषण, कहीं भी देखो उनके ऊपर जुल्म अत्याचार हो रहा है। सरकार अपनी असफलता छुपा रही है, ठीक ना, और सरकार अपने मुद्दों को हटकर किसी और मुद्दे पर बात कर रही है। हालांकि वहाँ पर प्रयागराज में मर्डर हुआ, उसकी तहकीक होना चाहिए, उससे बिल्कुल बेखबर है सरकार। उसके अलावा प्रयागराज के अलावा और भी उन्नाव जैसे कांड हुए, वहाँ भी असफल रहा, और बहुत से ऐसे चिचनी का यहाँ वाक़या रहा, वहाँ भी असफल रहा। कहे जहाँ का ले लो, कहे चिचनी का ले लो, कहे प्रयागराज का ले लो, कहे उन्नाव का ले लो, हर जगह सरकार विफल रहा। और सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए तमाम हिंदू मुस्लिम की बात
करती है और जैसे डीजल बढ़ रहे हैं इन पे सरकार दबाना चाहती है और शिक्षा, युवा, रोजगार इन पे बात नहीं करेगी सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि हमारे साथ दो लोग जुड़े हुए थे और इन्होंने बताया कि कुल मिलाकर के अगर इनके कहने के अनुसार देखा जाए तो सरकार पूरी तरीके से असफल है और जात और धर्म के नाम पर एक बांटने की जो तैयारी कर रही है ये एक बहुत ही गंभीर विषय है जिस पे बहुत सोचने की जरूरत है। कैमरामैन अमजद के साथ अमरदीप त्रिपाठी, आर्या न्यूज़ फतेहपुर। तो जनता की राय सुनिए आपने, कहा किस तरीके से मिला जुला रिस्पॉन्स यहाँ पर देखने को मिला है। कुछ लोग यहाँ पर योगी कार्यकाल से खुश नजर आए तो कुछ लोग यहाँ पर अपनी समस्याओं के बारे में खुलकर बात करते नजर आए। चलिए इसी के साथ ये बढ़ेंगे आगे और कोरोना की स्थिति पर भी चर्चा करें, जहां आपको बता दें कि कोरोना केसेस मिलने का सिलसिला भारत में जारी है। यहां पिछले 24 घंटे में इंडिया में कोरोना संक्रमण के 3,324 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि पिछले 24 घंटों में इससे बीमार हुए करीब 2,876 लोगों को जो है उन्होंने ठीक होकर वो वापस घर लौटे हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना का डेली पॉजिटिव रेट अब 0.71% और वीकली पॉजिटिविटी रेट 0.68% है। और इसी के अलावा इंडिया में सक्रिय जो केस हैं वो आपको बता दें कि वर्तमान में 19,092 पर है। ओवरऑल सक्रिय मामलों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 0.04% है, जबकि रिकवरी रेट दर वर्तमान में 98.74% है। तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली की अगर बात की जाए तो यहाँ पर पिछले 2 दिनों से कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1500 से ऊपर बना हुआ है। शनिवार को यहाँ पर 1520 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई, जबकि दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट अब 5% से ऊपर पहुंच गया है। यहाँ 2 दिनों में करीब 30,000 टेस्ट किए गए और इन रिपोर्ट्स के आधार पर भी पॉजिटिविटी रेट 5% से ऊपर बना हुआ है। तो वहीं देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए वैक्सीनेशन पर अब जोर दिया जा रहा है। इस संबंध में ही अब स्पुतनिक वी वैक्सीन को लेकर नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ने एक फैसला किया और इसी फैसले के अनुसार अब कोरोना के प्रिकॉशन डोज के तौर पर स्पुतनिक वी को भी लिया जा सकता है, लेकिन जो पहले वाली डोज ली गई थी उसे ही तीसरी डोज के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि जिन लोगों ने स्पुतनिक की 2 डोज ली है उन्हें तीसरी डोज लगाई जा सकती है। तो वहीं पटियाला हिंसा के मास्टरमाइंड बरजिंदर सिंह परवाना को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उसे आज कोर्ट में पेश करेगी और पुलिस ने शनिवार को कहा था कि बरजिंदर सिंह परवाना की पहचान मुख्य आरोपी और शुक्रवार की घटना के मास्टरमाइंड के रूप में हुई है। पंजाब पुलिस ने शनिवार को खालिस्तान विरोधी मार्च को लेकर झड़प में कथित रूप से शामिल 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही घटना के पीछे आपराधिक पृष्ठभूमि वाले राजपुरा निवासी की पहचान की गई थी और अब पुलिस ने दलजीत सिंह और कुलदीप सिंह के रूप में पहचाने गए 2 और आरोपियों की गिरफ्तारी की थी। शुक्रवार की इस झड़प के कुछ ही घंटे बाद पुलिस ने बिना अनुमति के जुलूस निकालने और हिंसा भड़काने के आरोप में हरीश सिंगला को भी गिरफ्तार किया था। तो वही खबर वाराणसी से है, जहां पर ज्ञान व्यापी मस्जिद के ज्वाइंट सेक्रेटरी एसएन यासीन के बयान से नया विवाद खड़ा हो गया है। यहां पर एसएन यासीन ने कहा है कि सर्वे के लिए किसी भी गैर मुस्लिम को मस्जिद में घुसने नहीं दूंगा। बता दें कि वाराणसी की अदालत ने 6 और 7 मई को सर्वेक्षण कराने का आदेश दिया है। ऐसे में एसएन यासीन ने कहा कि श्रृंगार गौरी ज्ञान व्यापी मस्जिद बैरिकेडिंग के बाहर है। अगर सर्वे करना है तो वहां श्रृंगार गौरी का सर्वे करे, हमें उसमें आपत्ति नहीं, वहां प्रशासन का मामला है और हम बैरिकेडिंग के अंदर मस्जिद के अंदर किसी गैर मुस्लिम को आने नहीं देंगे। वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार ने विश्वनाथ मंदिर ज्ञान व्यापी परिसर में मौजूदा अंजुमन इंताजमिया मस्जिद में ईद के बाद 6 और 7 मई को वीडियोग्राफी और सर्वेक्षण कराए जाने का आदेश दिया था। साथ ही कोर्ट ने कहा कि इसमें दोनों पक्ष के लोग शामिल हो गए हैं और ऐसे में कानून और शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन पूरी सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराएगी। इसी आदेश को लेकर मस्जिद के सेक्रेटरी एसएन यासीन भड़क उठे हैं और ये बयानबाजी करने लगे। उनका ये भी कहना है कि मस्जिद ज्ञानव्यापी परिसर में उसके तहत नहीं आती है, मस्जिद परिसर की बाउंड्री के बाहर है।
तो वहीं यूपी के कैबिनेट और मऊ जिला प्रभारी मंत्री संजय निषाद जिले में समीक्षा बैठक करने पहुंचे, जहां उन्होंने अभी देश में जारी हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा घोषित करने पर बयान दिया है। मऊ में मीडिया ने ये जब मंत्री से हिंदी ना जाने वाले देश छोड़कर चले जाएं पर प्रश्न पूछा तो मंत्री संजय निषाद वहां से चले गए और इसी दौरान जिला मुख्यालय पर पहुंचने के बाद मऊ स्थित सरकारी डाक बंगले में उन्होंने पहले कार्यकर्ताओं से भेंट की, उनकी समस्याएं सुनी और इसी दौरान मंत्री संजय निषाद ने कार्यकर्ताओं के साथ सेल्फी लेने वालों को डांट कर भगा दिया। मंत्री ने कहा कि सेल्फी मना है, इतना सस्ता मत बना दो अपने मंत्री को कि इज्जत ही खत्म हो जाए। तो वहीं आज मंत्री जिले में कदम रखने से पहले एक सरकारी मॉडल स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे। वहां पर जाने के बाद उन्हें कोई कमी नहीं दिखाई पड़ी और इसके कारण शिक्षक वहां से गायब दिखाई दिए। आपको बता दें कि लीगल तौर पर छुट्टी ले रखे हुए शिक्षक वहां पर दिखाई दिए हैं, जहां मंत्री ने ये बात बड़ी खुशी मीडिया से शेयर की। उत्तर प्रदेश सरकार के खेल राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने महोबा कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद के अधिकारियों के साथ जिले में हुए विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की है। इस दौरान उनकी बैठक में 12 बार विद्युत आपूर्ति बाधित हुई है और इसी दौरान उनकी बैठक में विद्युत आपूर्ति बाधित की गई। हालांकि बैठक के दौरान मंत्री ने कानून, स्वास्थ्य, शिक्षा, विद्युत, कृषि और गौवंश के लिए संचालित की गई योजनाओं की जमीनी हकीकत जानी। इसमें मंत्री ने पशु चिकित्सा अधिकारी, साथ ही जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और समाज कल्याण विभाग को जमकर फटकार लगाई। इस दौरान पत्रकारों से वार्ता करते हुए राज्य मंत्री ने अखिलेश यादव पर भी निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव अपने मुख्यमंत्री काल में ऑस्ट्रेलिया के चश्मे से विकास को देखते थे, जबकि बीजेपी में शिक्षा सहित अन्य विभागों में कायाकल्प हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही महोबा में एक स्पोर्ट्स कॉलेज बनाया जाएगा, जिससे यहाँ की प्रतिभाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच जाएंगी। तो वहीं विद्युत समस्याओं को लेकर जब उनसे पूछा गया तो विद्युत समस्याएं बढ़ रही हैं और आपकी बैठक के दौरान 12 बार विद्युत आपूर्ति बाधित हुई, जिसको लेकर उन्होंने समस्या के निदान की बात कही। उन्होंने कहा कि यूपी में बिजली का कोई संकट ही नहीं है। तो इस बीच उत्तर प्रदेश में रमजान के दौरान सियासी इफ्तार की धूम रहती है। लगभग सभी राजनीतिक दल इफ्तार पार्टी को आयोजित करते हैं और इसके अलावा सभी पार्टियों के नेता अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में रोजा इफ्तार का आयोजन करते हैं। यूपी से सटे बिहार में भी सियासी इफ्तार का आयोजन हो रहा है, लेकिन यूपी में इस बार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इफ्तार की मेजबानी करने से कतरा रहे हैं। विधानसभा चुनावों में सपा को मिली करारी शिकस्त के बाद अब पार्टी में मुस्लिम नेताओं की नाराजगी को इसकी वजह बताया जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि इफ्तार का आयोजन करने से नाराज मुस्लिम नेताओं को एक साथ मिलने बैठने का मौका मिलेगा, तो अखिलेश यादव के खिलाफ नाराज नेताओं की संख्या बढ़ सकती है। इसलिए ऐसा आयोजन करने से अभी बचा जा रहा है। हालांकि इसके चलते सपा मुखिया ने अभी तक इफ्तार के आयोजन का दिन तय नहीं किया। तो वहीं किसान संगठन के सदस्य संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले 5 मई को लखीमपुर खीरी का दौरा करेंगे, ताकि पिछले साल वहां मारे गए किसानों के लिए न्याय सुनिश्चित किया जा सके। दरअसल भारतीय किसान यूनियन और पंजाब के महासचिव हरिंदर सिंह लाखेवाल ने ये जानकारी मीडिया से साझा की। किसान संगठन उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी हिंसा में मारे गए किसानों के परिवारों को इंसाफ दिलाने की मांग कर रहे हैं। शहीद किसानों के परिवारों को न्याय दिलाने के लिए ही संयुक्त किसान मोर्चा 4 मई को राज्य से लखीमपुर खीरी के लिए रवाना होगा। साथ ही शनिवार को इस संबंध में मोर्चा की बैठक भी हुई। इस बैठक की अध्यक्षता बीकेयू के महासचिव हरिंदर सिंह लखोवाल ने की, जहां भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष बलवंत सिंह बहरामके और जय किसान आंदोलन के प्रदेश अध्यक्ष गुरबख्श सिंह भी मौजूद रहे। संगठन ने यह भी बताया है कि एक बड़ा कारवां 4 मई को पंजाब से लखीमपुर खीरी के लिए रवाना होगा। हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान समेत अन्य राज्यों के संयुक्त किसान मोर्चे के सदस्य भी लखीमपुर पहुंचेंगे। साथ ही पीड़ित किसानों से परिवारों से भी मिलेंगे। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।